हेलो स्टूडेंट, हम आ गया हूँ मैं आगे की जो कॉन्सेप्ट है उन्हें लेके। ये क्लास 11 का चैप्टर है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। इन्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी कह के बोलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, एक तरीके से कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बतलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ए फिक्स्ड एसेट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये जो हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं और प्रिंसिपल्स हैं, ये हमें बताते हैं कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए। अब जैसे ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बतलाएगा, सीधी सी बात है, कॉस्ट की बात होगी। कॉस्ट किसकी कॉस्ट की बात होगी, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट की बात होगी इसमें। जैसे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ए फिक्स्ड एसेट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो हम एसेट्स परचेज करते हैं और जो हम बुक्स में लिखते हैं, हमें उसको बुक्स में हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाना चाहिए। एंड डेप्रिसिएशन शुड बी स्टार्ट फ्रॉम रेडी टू पुट टू यूज। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप उस एसेट्स पे तभी चार्ज होगा जब वो रेडी टू पुट टू यूज होगी। कहने का मतलब जब आप उसका इस्तेमाल करने के लिए वो एक तरीके से, जैसे आपने कहीं से मशीन मंगाई तो अभी आपने इंस्टॉल नहीं करी है, रेडी नहीं है, तो आप उसे रेडी करोगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस दोगे और वेजेस दोगे उसको लाने का, और जब उसको सेटअप कर दोगे, जब वो यूज में आ जाएगी, कहने का रेडी टू पुट टू यूज, तो तब उसकी कॉस्ट वो मानी जाएगी। एंड फ्यूचर मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। देखो फ्यूचर मार्केट प्राइस, फ्यूचर में जो मशीन का रेट है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल किससे लेना देना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट से। और डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, जब वो जो मशीन है या एसेट्स है या फिर एसेट्स है रेडी टू पुट टू यूज हो चुकी है, ठीक है। फिर आगे अगला कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया जिसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमने बताया कि डेप्रिसिएशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए लगना एसेट्स पे, और बुक्स को हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं। आगे बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूटी और या यूनिफॉर्मिटी और या कंसिस्टेंसी। आपको नाम से पता लग गया होगा, इसको कंटिन्यूटी भी बोल देते हैं, यूनिफॉर्मिटी भी बोल देते हैं, कंसिस्टेंसी भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं या पॉलिसीज होती हैं, हमें ईयर बाय ईयर सेम रखनी पड़ती हैं। कैसे, देखो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted while producing financial statements should be uniform year after year। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे अकॉर्डिंग टू दिस, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, हमें ईयर बाय ईयर उन्हें सेम रखना चाहिए, यूनिफॉर्म रखना चाहिए, उनमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए। कब, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। आगे देखते हैं, द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी नॉट बी चेंज। कहने का मतलब क्या है, जो हमने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए या जो अकाउंटिंग करने के लिए जो हमने एक तरीके पॉलिसीज बना दी है, हमें उन्हें चेंज नहीं करना चाहिए। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी। इसमें सबसे अच्छा एक उदाहरण बताऊंगा, जैसे डेप्रिसिएशन है। आपने डेप्रिसिएशन वैसे तो जनरली WDV मेथड यूजफुल रहता है ज्यादातर, लेकिन सपोज करो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज किया है, तो आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपने शुरू में स्ट्रेट लाइन मेथड अपना रखा है तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड ही रखेंगे। एक्सेप्ट कब ये दो कारण है, ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी है और ये कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्मिटी, ये चेंज हो सकते हैं। उसके दो एक्सेप्शन है। कैसे, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज can only be change for the following two reasons। दो reasons है इसके, एक तरीके से एक्सेप्शन मान लो कि जब when such a change is made to obey law or status, जब हम कोई लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, या एक स्टेटस को हम फॉलो करते हैं, तो तब हम ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कंटिन्यूटी या यूनिफॉर्मिटी में। आगे बात करते हैं, making such changes leads to better presentation of financial statement, books of accounts। इसका मतलब क्या है, ये चेंजेस तब भी कर सकते हो आप कि जो
मेकिंग सच चेंजेस लीड टू बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से आप दिखाने के लिए ये चेंज कर सकते हो। यानी दो कारण, दो तरीके, एक तो लॉ में बदलाव हो या प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको अच्छे तरीके से दिखाना हो, लीड्स टू बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये तो बात हो गई हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्मिटी और या कंसिस्टेंसी। अब बात करेंगे पीरियोडिक कॉन्सेप्ट की। अभी तक हमने ये दो कॉन्सेप्ट इस वाली क्लास में ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी या यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी। आगे बात करेंगे हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी यानी पीरियड एक तरीके से कॉन्सेप्ट पीरियड से रिलेटेड है। कैसे पीरियड कहने का मतलब क्या, ड्यूरेशन से रिलेटेड है, ड्यूरेशन। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस इज स्प्लिटेड इनटू फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। सीधी सी बात है, जो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो बिजनेस की जो लाइफ है वो बटी हुई होती है फिक्स्ड इंटरवल्स में ऑफ टाइम, टाइम के फिक्स्ड इंटरवल में बटी हुई होती है। आगे बात करते हैं, जनरली दिस इंटरवल इज कॉल्ड द अकाउंटिंग पीरियड। क्या कहते हो, वो जो इंटरवल होता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, which will be from January to December as the calendar year and will be from 1st April to 31st March as a financial year। अब सीधी सी बात है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमें बतलाता है कि हमें जो अपनी जो बिजनेस की लाइफ टाइम को बांट देना चाहिए, स्प्लिट कर देना चाहिए फिक्स्ड इंटरवल में। और वो फिक्स्ड इंटरवल क्या हो सकता है, 1 ईयर। एक ईयर में हमें अपने एक तरीके से हमारे को अपना जो बिजनेस है उसका एक तरीके से अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करनी चाहिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें तैयार करनी चाहिए एक साल में, कि हमारे जो लॉसेस हैं या प्रॉफिट है वो एक साल में कितने हुए हैं और एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, उसका पता लगाया जाता है किसमें, ड्यूरिंग 1 ईयर में। अब आगे बात करते हैं, जैसे मैंने बताया अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस इज स्प्लिटेड इनटू फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के फिक्स्ड इंटरवल में बढ़ जाए तो ये एक साल। जैसे कुछ लोग तो दिवाली से दिवाली तक भी करते हैं, कुछ लोग होली से होली भी करते हैं, ठीक है। अब इसमें दो दे रखे हैं, जैसे एक कैलेंडर ईयर है और एक फाइनेंशियल ईयर है। कैलेंडर ईयर कौन सा है, जैसे कैलेंडर ईयर क्या है, कैलेंडर ईयर क्या है, जनवरी टू दिसंबर है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो ये एक ही साल पीरियड होता है जिससे आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर कर सके एक साल में कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी इनकम हुई, कितने एक तरीके से गेन हुआ। आगे बात कर, ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे क्या होता है कि फाइनल अकाउंट बनते हैं हमारे। फाइनल अकाउंट वही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, ये जो अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट, आज हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्मिटी और ये कंसिस्टेंसी, ठीक। और लास्ट वाला है पीरियोडिसिटी कॉन्स्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगला कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब नाम से पता लग रहा होगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कॉन्सेप्ट, आगे पढ़ते हैं और फिर हम ज्ञात करेंगे कि क्या समझाना चाह रहा है कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज टोल्ड व्हेन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर should be recorded in the accounting books. The revenue should be recorded in the accounting books as soon as they are earned, whether it is received or is going to be received. Similarly, expenses accounts should be recorded as soon as they occur, whether it has been paid or not to be paid or not to be paid. अब देखो इसमें क्या है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि हमने अगर इनकम कमा ली है, ठीक है, बेशक नहीं मिली है तब भी हमें बुक्स में रिकॉर्ड करनी है,
और अगर हमने कोई एक्सपेंस कर लिया है, पेड कर लिया, तब भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और पेड नहीं किया है तब भी हमें उसे उसी ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग करके लिखेंगे उसको। आगे बात करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट द अकाउंटिंग एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, आपको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो हम एडवांस में पे कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम वो होती है जो कमा ली है मिली नहीं है, एंड अनअर्न्ड इनकम आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एंड कहने का मतलब है ऐसी इनकम जो मिल गई है लेकिन हमने कमाई नहीं है, फ्यूचर में कमाएंगे। तो ये जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है हमें क्या समझा रहा है, इज ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट द अकाउंटिंग एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इनकी एंट्री करना, एक्रूड इनकम इसकी एंट्री करना, और अनअर्न्ड इनकम इसकी एंट्री करना, ये सारी की सारी वो एक तरीके से सारी की सारी ईयर वाइज ईयर रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ये क्या क्या बेस होता है इसका, अक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है जिसके आधार पर हम ये एंट्री करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। नाम से ही पता लग रहा होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसा है। देखो, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूड। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। भाई ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है एक तरीके से ये बतलाता है कि जो हमने सपोज करो प्रॉफिट है या लॉस है, जिस ईयर में हमने अर्न किया है, तो हम अपने प्रॉफिट से अपने लॉस को मैच करते हैं और उसके आधार पर हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेट्स द नेट प्रॉफिट और या लॉस। मैचिंग कॉन्सेप्ट के से जब आप उसको मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इससे ये पता लगता है कि एक तरीके से एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का मैच करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को लिखना पड़ेगा, और फिर जब प्रॉफिट एंड लॉस को लिखोगे तो आप देखोगे तुमने जो एक्सपेंस करे और जो इनकम ही है, जब आप उनको देखेंगे आपके अगर सपोज करो एक्सपेंस ज्यादा है तो आपको लॉस हो जाएगा, अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है इसका मतलब है आपकी इनकम ज्यादा हुई है इसलिए आपको प्रॉफिट हुआ है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बतलाता है। और क्या बतलाता है, देखो दो और पॉइंट है। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट द एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड अनअर्न्ड इनकम इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो हमने बता रहा था कि बेशक हमने कोई इनकम कमाई, सपोज करो कोई एक्सपेंस हमने कर दिया है या करना बाकी है तो हम उसको भी लिखते थे, लेकिन ये वाला बता रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमें उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस या एक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम इनकी एंट्री दिखानी पड़ती है ताकि हमारा जो प्रॉफिट और लॉस सही से रिफ्लेक्ट हो सके अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट द इनकम ऑफ द रिलेटेड पीरियड इज मैच्ड विद द एक्सपेंडिचर ऑफ द रेस्पेक्टिव पीरियड। जो पीरियड है उसमें हम मैच करते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि जो हमारी इनकम है और वो जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो किस पीरियड के अकॉर्डिंग क्या है कि उससे प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। हमें उससे क्या पता लगता है, सो दैट द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस इज नोन। इससे हमें क्या पता चलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि जब हम अपनी इनकम एक रिलेटेड पीरियड में मैच करते हैं अपने एक्सपेंडिचर से तो हमें इससे पता लगता है कि हमारे जो या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये किसकी वजह से पता लगता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट की। चलिए अभी हमने दो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर किए, एक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप बार बार वीडियो करके पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग इनकम। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बतलाता है कि ये मेजरिंग करता है इनकम को। क्या करता है, देखो, ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट इनकम फ्रॉम सेल्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट whichever is earlier will be considered as recorded at the time। देखो मैं इसके लिए एक एग्जांपल बहुत अच्छा बोल दूंगा। सपोज करो आप कोई शोरूम है, आप वहां पे गाड़ी खरीदने गए या बाइक खरीदने गए, सपोज करो बाइक या कार जो भी है,
कार खरीदने गए आप, तो आप जैसे कहते हैं कि घर वाले कहते हैं कि हमें पर्टिकुलर डेट पे कोई चीज़ अपने घर लानी चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे पहले ही हैं, तो आप क्या जाए आप सपोज करो शोरूम में गए और आपने पेमेंट कर दी उन लोगों को, तो लेकिन उनसे कहा भाई हम पेमेंट तो कर दे रहे हैं आपको, लेकिन डिलीवरी हमें 5 दिन बाद चाहिए। क्योंकि क्या एक मुहूर्त होगा, डिसाइड किया होगा आपने घर लाने के लिए, तो हम क्या होता है, हम जो सेल मानी जाएगी वो डिलीवरी पे नहीं मानी जाएगी, वो तब मानी जाएगी जब वो पेमेंट कर दिया आपने, ठीक है। तो ये ही कॉन्सेप्ट क्या बताता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट इनकम फ्रॉम सेल्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच एवर इज अर्लियर विल बी कंसीडर्ड एज रिकॉर्डेड एट द टाइम, ठीक है। फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स, गिविंग पोजीशन ऑफ गुड्स, देखो एक तरीके से आप फिजिकल डिलीवरी हो गई तो भी उससे आपका पोजीशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दी है, ठीक है, तो सिंबॉलिकली क्या क्या कहलाएगा कि आपने वो गाड़ी खरीद ली है, पेमेंट कर दी है, बेशक आपके दरवाजे के आगे नहीं खड़ी है, वो शोरूम में बेशक खड़ी है, लेकिन उसकी आपने पेमेंट कर दी है, तो इसका मतलब है आप उसके मालिक हो। सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड, फॉर एग्जांपल इनवॉइस। सीधी सी बात है, सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स, अब सीधी सी बात है, जब आपने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, पेमेंट कर दिया है, तो क्या हो गया, सिंबॉलिकली वो आप डिलीवरी हो गई है, वो जो कार है आपकी हो गई है। अब जब आपने कार वाले को बोला है कि आपको पर्टिकुलर डेट में हम ये कार यहाँ से ले जाएंगे, तो अभी जो हमने पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, उसी में ही हम उन जैसे अकाउंटिंग एजम्पशन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उनके बारे में आगे अभी पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल और जो कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल वाला चैप्टर है, अब ये अंतिम पड़ाव पर है, मतलब लास्ट है, मतलब लास्ट चल रहा है अभी इसका एंड। अब देखो जो अकाउंटिंग की जो शुरुआत हुई थी और फिर वो कैसे उसने प्रोसेस आगे बढ़ाया है, उसके बारे में बात करेंगे। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, अकाउंटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। पहला है अकाउंटिंग एजम्पशंस, जो अकाउंटिंग एजम्पशंस होती है जिन्हें सीएजी भी बोल देते हैं। सीएजी क्यों बोल रहा हूँ मैं, जैसे कंसिस्टेंसी है, अक्रूवल है, कोई कंसर्न है, ये क्या है, अकाउंटिंग एजम्पशंस है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जिन्हें कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, और या एक तरीके से जिन्हें हर जगह माना जाता है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या आ जाते हैं, रूल एंड रेगुलेशन आ जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्या आता है, कंजर्वेटिव्स, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी। इसमें हम बारी बारी इनकी बात करेंगे। जैसे हम फंडामेंटल अकाउंटिंग में, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग अजम्पशन बोल देते हैं इसे। देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग और या अजम्पशंस। एक तरीके से बोलेंगे गोइंग कंसर्न, एक्रूवल, कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न का तो मतलब बता ही चुका हूं मैं कि भाई जो बिजनेस है वो निरंतर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। एक्रूवल का भी बता दिया है, चाहे हमने इनकम एक तरीके से एक्सपेंस हुआ है या बाकी है, हम उसकी एंट्री करेंगे। ऐसे इनकम हमने कमा ली है और या एडवांस मिल गया, हम उसकी भी एंट्री करेंगे। कंसिस्टेंसी, जो नियम और कानून हमने एक बार अपना लेते हैं, हमें उन्हें एक तरीके से रेगुलरली ईयर बाय ईयर फॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने एक बताया था, जैसे अगर डेप्रिसिएशन के लिए बोलूँ मैं, WDV इस्तेमाल करो या फिर SLM इस्तेमाल करो, तो ये अगर एक बार आपने अडॉप्ट कर लिया तो वही साल दर साल हमें वैसे ही उसको फॉलो करना चाहिए। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बतलाता है। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने ये अभी बताया था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल कैसे, आइडियाज और या नोशन व्हिच हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन इज नोन एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जो आइडियाज हैं, जो एक तरीके से आइडियाज है, नोशंस है, या कोई बात है जो हम सपोज करो अमेरिका में जो सिद्ध हो चुका है, वो भारत में भी मान्य होगा, जो भारत में है वो अमेरिका में भी मान्य होगा। ये ऐसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं जो हर एक अकाउंटिंग, एक तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। फिर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो देयर आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिस रूल्स। ये जो है ना नियम के अनुसार होते हैं। जैसे बिजनेस करते हो अपना आप उनके अपने प्रिंसिपल बना लेते हो, कैसे काम करना है, कैसे अकाउंटिंग करनी है, तो ये अकाउंटिंग उस पर बेस होती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे, जो ये एक तरीके से इंटरनली होती है, जो हम अपनी संस्था के लिए बनाए लेते हैं। फिर है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या
हैव नो यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, हैव नो यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। ये यूनिवर्सल नहीं है, कहने का मतलब क्या है, अगर ये यूनिवर्सल नहीं है मान लेते हैं हम इनको कि ऐसा होना चाहिए। कैसे? देयर आर नोन एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कंजर्वेटिव, भाई ये कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि भाई हम अपने एक्सपेंस को अगर ज्यादा दिखाएंगे तो हमारा लॉस, मतलब लॉस बुक्स में आएगा, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो हमें क्या वो प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, हमारा टैक्स कम जाएगा, टैक्स कम जाएगा तो क्या होगा, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएंगे। कंजर्वेटिज्म में ये बतलाता है। कंसिस्टेंसी का मैंने बता ही दिया कि एक बार जो चीज हमने अपना ली है उसे साल दर साल अपनाना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर, हमें किसी भी बात का फुल डिस्क्लोज करना चाहिए। जैसे मैंने इसमें बताया था आपको कि वो समरी लिख देते हो, आप कोई अकाउंट एंट्री कर रहे हो, कोई जर्नल एंट्री कर रहे हो, उसकी जो समरी होती है वो फुल डिस्क्लोजर में आती है। अब जैसे मटेरियलिटी है, मटेरियलिटी का ये इसका जो फुल डिस्क्लोजर है इसकी एक्सेप्शन है मटेरियलिटी। कैसे? मटेरियलिटी में क्या होता है कि सपोज करो हम पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं, और ये सपोज करो हमने कोई कैलकुलेटर खरीदा है तो हम उसको स्टेशनरी में काउंट करेंगे। और ऐसे ही जो जनरल एक्सपेंडिचर होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं, वो मटेरियलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो चैप्टर है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल फाइनली अब खत्म हो गया है। तो मैं आगे और चैप्टर लाऊंगा, ठीक है? उसके लिए प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबसे ज्यादा शेयर करेंगे, और फिर कमेंट भी करिए जिससे मेरे को पता लगे कि आप लोग क्या सोचते हैं मेरी वीडियोस के बारे में, मैं कैसा एक तरीके से वीडियो बनाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।